प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हाय, मैं हूं आपका दोस्त क्रिस्टोफर दारूवाला। अपने इस हाइडआउट में बहुत ढूंढने के बाद एक चीज मिली है, लेकिन यह है खास आपके लिए। यह है कपूर और यह है मिंट। अब मैं इन दोनों को मिलाता हूं। अरे, ये तो पानी पानी हो रहा है। मैंने लोगों को शर्म के मारे पानी पानी होते हुए तो सुना है, पर कैम्फर और मिंट, आखिर रिश्ता क्या है इन दोनों का? बादल से, बादल का नदी से, नदी का धरती से, धरती का पेड़ों से, और पेड़ों का हमसे और आपसे, और हम सब का एक दूसरों से एक गहरा रिश्ता है। घबराइए नहीं, ये कोई कविता नहीं है। हम बात कर रहे हैं विज्ञान की ही, और उस चीज की जिसने इन रिश्तों को मुमकिन बनाया। क्या है ये चीज? अरे, दीपिका और शिवम बड़े पोएट्री और रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। मैं भी इस कपूर और मिंट की रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहा हूं। इनकी जोड़ी बहुत फायदेमंद है। पता है क्यों? इससे हमारा बॉडी का दर्द दूर हो जाता है। ये है हीट एनर्जी। थोड़ी मुश्किल भाषा में इसे ऊष्मा कहते हैं और आसान शब्दों में गर्मी की शक्ति। ये वो एनर्जी है जिसके बिना ना तो होते हम, ना होते आप, और ना होती हमारी ये प्यारी सी दुनिया। तो इसी बहुत इंपॉर्टेंट हीट एनर्जी की बात हम आज करेंगे, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। गर्मी एक ऊर्जा है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऐसी शक्ति जो हमारी इस पूरी दुनिया को जलाती है। नदियों तालाबों का पानी भाप बन के बादल बनता है गर्मी से। पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं तो वो भी सूरज की किरणों की मदद से। हवा चलती है, मौसम बदलते हैं। इनफैक्ट हमारी पृथ्वी पर जीवन है तो वो भी सूरज से मिलने वाली हीट एनर्जी के कारण ही, वरना तो हमारी पृथ्वी बर्फ का एक बेजान गोला होती। शिवम, मुझे ये बताओ कि तुम सूरज पर लैंड क्यों नहीं कर सकते? हाँ, सूरज पर लैंड मेरा भुर्ता बनाना है क्या? सूरज पर टेम्परेचर 5600 डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज हमारे लिए कुछ ज्यादा ही गर्म है। पर असल बात बताऊं, सूरज पर लैंड ही कहाँ जो हम उस पर लैंड कर पाए। मतलब ये सूरज एक तारा है। इसके अंदर ना कुछ सॉलिड ना ही लिक्विड, वो तो है गर्मा गर्म गैसेस से बना एक गोला। इन गैसेस में 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम है, बाकी बहुत कम मात्रा में दूसरी गैसेस। हम कह सकते हैं कि सूरज तो एक बहुत 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 विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है। वो गर्म होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के बीच होने वाले एक नॉन स्टॉप फ्यूजन रिएक्शन से। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदलता रहता है और पैदा होती है बहुत गर्मी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे सूरज पर हाइड्रोजन कम होती जा रही है और हीलियम ज्यादा। दीपिका, अगर सूरज पर हाइड्रोजन खत्म हो गया तो हमें हीट एनर्जी कैसे मिलेगी? तब क्या? अरे, जब ये तब कभी आएगा ही नहीं तो हम इस तब के बारे में क्यों सोचे? तब के बारे में तो तभी सोचना चाहिए जब ये तब कभी पॉसिबल हो। मिस्टर जगताप, अगर आपको जवाब पता है तो ढंग से बोलिए। पता है। अगले 5 बिलियन ईयर्स तक सूरज पर हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा और हमें यूं ही गरम गरम धूप मिलती रहेगी। 5 बिलियन ईयर्स। चलो इस खुशी में कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए। कभी सोचा है कि इस थर्मोमीटर के अंदर भरी मर्क्यूरी को कैसे पता चलता है कि बाहर कितनी सर्दी है और कितनी गर्मी? तो देखते हैं कैसे बनता है ये थर्मोमीटर
और कैसे वर्क करता है, और बनाते हैं अपने लिए एक पानी का थर्मोमीटर। पानी का थर्मोमीटर? बिल्कुल। साइंस का एक नियम, हर लिक्विड गर्म होने पर एक्सपैंड करता है, फैल जाता है, और ठंडा होने पर करता है कॉन्ट्रैक्ट। मर्क्यूरी से भरा बल्ब थर्मोमीटर भी बिल्कुल इसी नियम पर काम करता है, और हमारा पानी का थर्मोमीटर भी। चाहिए कांच की बोतल, उसके ढक्कन में किसी बड़े से एक छेद करा लें। अब डालें स्ट्रॉ, आसपास की जगह को सील कर दें, एयर टाइट। फिर रंगीन पानी बोतल में और ढक्कन बंद। अब इसमें हवा फूके, थर्मोमीटर तैयार। देखिए कैसे बर्फ में रखते ही स्ट्रॉ में पानी का लेवल नीचे उतर रहा है। गर्म पानी में जरूर उल्टा होगा, पर आप खुद ट्राई करें। टेम्परेचर को नापने के स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। हम इस्तेमाल करते हैं डिग्री सेल्सियस, जिसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्रीज और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्रीज। हीट एनर्जी हमेशा चलती रहती है, इट ट्रैवल्स ऑल द टाइम। ये हम कैसे कह सकते हैं? भाई सिर्फ कहीं नहीं, देख भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको एक मजेदार खेल, फिरकी। क्या आप समझते हैं ये फिरकी सिर्फ हवा से ही चल सकती है? तो देखिए। अरे ये तो कैंडल के पास ले आने पे भी घूम रही है। क्या इसे कैंडल से एनर्जी मिलती है? ऐसा क्यों होता है? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने प्लास्टिक के बॉल के साथ खेला होगा और टेनिस बॉल के साथ भी, है ना? पर आपने इन दोनों को कभी पानी में स्पिन किया है? अब देखिए इन दोनों बॉल्स के बीच में एक खेल। प्लास्टिक वाला तो स्पिन कर रहा है, टेनिस वाला तो रुक गया। क्यों? क्योंकि ये तो फरी है और इसके फर के फ्रिक्शन की वजह से ये रुक गया। ये था मेरा जवाब। अब देखिए शिवम का सवाल। बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। दीपिका की जबान में और हीट एनर्जी में क्या कॉमन है? नहीं पता? मैं बताऊं? दोनों हमेशा चलती रहती है। शिवम अपना मुंह खोलना। तो ये है इसके गंदा सा जोक सुनाने की एक साइंटिफिक सजा। अब जब तक शिवम का टेम्परेचर चेक हो रहा है, हम देखते हैं पानी में डाली हुई बर्फ का क्या हाल है। गर्म पानी से भरे बर्तन में रंगीन बर्फ, पानी गर्म, बर्फ ठंडी, मतलब पानी में हीट एनर्जी ज्यादा और बर्फ में कम। बर्फ पानी में जाते ही पिघलने लगती है। उसके चारों तरफ का पानी हो रहा है ठंडा। ठंडा पानी गर्म पानी से भारी होता है, इसलिए रंगीन पानी नीचे की तरफ डूब रहा है और नीचे का गर्म पानी लगातार ऊपर उठ रहा है। जब भी तापमान में फर्क होता है तो हीट एनर्जी गर्म से ठंडे की ओर बढ़ती है, तब तक जब तक दोनों तापमान बराबर नहीं हो जाते। शिवम, तुम्हारा टेम्परेचर तो पूरा 98.4 फ़ारेनहाइट है। लेकिन वो तो नॉर्मल टेम्परेचर है ना? शू ड्रामेबाज, मुझे लगा मुझे तेज बुखार है। गला खराब तो बुखार, पेट दर्द तो बुखार, मलेरिया तो भी बुखार। क्यों होता है बुखार? क्यों और कैसे होता है ये बुखार? क्यों और कैसे मतलब हमारी अपनी केटू। हेलो केटू। ये आप क्या कर रही हैं? एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ये देखने के लिए कि किस तरह साउंड वेव्स मल्टी स्पीड में रिकॉर्ड की जा सकती हैं। तुम लोगों के पेट में कौन सा सवाल है आज? बुखार।
बुखार किसको? किसी को नहीं केटू, हम ये पता करने आए हैं कि बुखार होता क्यों है। ओह, तो अपने दोस्त के बारे में जानने आए हो आज? केटू दोस्त नहीं दुश्मन। बुखार केटू, बुखार, फीवर। हाँ, फीवर साइंटिफिकली वो हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। अच्छा बताओ, हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। तो जब हमें बुखार होता है तो क्या होता है? हम गरम गरम हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमें फीवर है, इसलिए मम्मी हमें डॉक्टर के पास ले जाती है। भाई जो चीज हमें डॉक्टर के पास ले जाए वो हमारी दोस्त कैसे? दोस्ती तो हुई, दुश्मन तो वो जर्म्स हैं जिनसे बुखार लड़ाई लड़ाए। जर्म्स मतलब दुश्मन, बीमार करने वाले बैक्टीरिया, फंगस या वायरस। इन दुश्मनों के शरीर के अंदर आते ही छिड़ जाता है युद्ध। लड़ाई में माहिर है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स, रक्त की सफेद कोशिकाएं। दुश्मन जर्म्स के अंदर घुसते ही हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाती हैं। वो हमारे शरीर के हीटिंग सिस्टम का स्विच ऑन कर देती हैं। हमें हो जाता है बुखार और जर्म्स की आ जाती है शामत, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स गर्मी सहन नहीं कर पाते और खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तो बुखार है हमारा दोस्त, ना कि दुश्मन। क्या झगड़ा होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, कुछ हीरोज कुछ विलेंस। भाई बुखार को इस नजरिए से मैंने पहले नहीं देखा। ओ मिस्टर फिल्मी, अब अगर आपको अपने हीरो और विलेन की कहानी से फुर्सत मिल गई हो तो मैं केटू से कुछ पूछ लूं? पहले मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ, सोच के बताना। जब हमारे को गर्मी लगती है तो क्या होता है? बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो पसीना आता है। तुम्हारे गुस्से का तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, लेकिन हाँ, पसीना हमारे शरीर का बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। एक्सरसाइज की गर्मी हो या मौसम की, हम जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। टेम्परेचर रेगुलेट करता है पसीना। हमारे शरीर पर है करीब 30 लाख स्वेट ग्लैंड्स या पसीने की ग्रंथियां। होता यूं है, गर्मी लगने पर पसीने की ग्रंथियां पसीना छोड़ती हैं। ये पसीना बूंदों के रूप में त्वचा पर आ जाता है। शरीर की गर्मी इसे वेपर या वाष्प में बदल देती है और ये वाष्प अपने साथ गर्मी को लेकर हवा में उड़ जाती है। शरीर को ठंडक मिलती है। ओह क्या गर्मी है, थोड़ा सा ठंडा पानी। अब कुछ आराम मिला ना? अरे ग्लास में तो ठंडा पानी है, तो इसको पसीना क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों होता है? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर उससे पहले एक घुमाने वाला सवाल। वो कौन सा मैमल है जो एक आंख खोल के सोता है? जरा सोचिए। कुछ सोचा आपने? I mean, मेरे सवाल का जवाब वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक ऐसी मैमल है जो एक आंख खोल के सोती है। अब सुनिए दीपिका का जवाब। हमने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा मैमल है जिसके स्वेट ग्लैंड्स नहीं, मतलब पसीना नहीं आता। वैसे एक और एनिमल है जो रहता तो लैंड पर है लेकिन फिर भी उसे पसीना नहीं आता। तो मिलिए इसी एनिमल से, और प्लीज छी मत कहिएगा, इसे अच्छा नहीं लगता। पिग महाशय, यही है जमीन पर रहने वाले वो स्तनधारी जानवर जिनके शरीर पर स्वेट ग्लैंड्स हैं ही नहीं। अब पसीना नहीं आएगा तो गर्मी से बचेंगे कैसे? इसीलिए तो कीचड़ और मिट्टी में लोट लगाते हैं ताकि ठंडक या गर्मी पा सकें। शिवम, तुम मुझे ये बताओ। अरे पूछो पूछो ना। भूल गई। कोई बात नहीं। अच्छा तुम बताओ, जब माउंट एवरेस्ट डिस्कवर नहीं हुआ था तब सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा था? एक मिनट, आई थिंक आई नो द आंसर। पता नहीं। अरे नहीं पता? भाई माउंट एवरेस्ट ही तो था, बस वो डिस्कवर नहीं हुआ था। आ गया,
कौन? मेरा सवाल मुझे ध्यान आ गया। तो मैं ये पूछ रही थी कि अगर स्वेटिंग मतलब पसीना हमारे ठंडे होने का तरीका है तो हम गर्म होने के लिए क्या करते हैं? आ गया क्या? तुम्हारे सवाल का जवाब। यही तो है, देखो। फ्रिक्शन या घर्षण मतलब दो चीजों का आपस में रगड़ना। घर्षण से पैदा होती है हीट एनर्जी और ये बात हमारा शरीर अच्छी तरह जानता है। इसीलिए तो जब हमें ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं, शिवर करते हैं। कांपते समय हमारी त्वचा कस जाती है और मसल्स एक दूसरे से रगड़ते हैं। इससे पैदा होती है गर्मी। हमारे शरीर का रक्त संचार बढ़ता है और तापमान भी। ये तो हुई हमारे शरीर के अंदर की बात, लेकिन हीट एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो हर वक्त हमारे साथ रहती है। भाई अपने चारों ओर ही देख लीजिए, ऐसी कितनी सारी मशीनें हैं जो चीजों को ठंडा और गर्म करती हैं। नहीं समझे? गैस, गीजर, फैन, एसी, हीटर, फ्रिज और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ ठंडा करते हैं और कुछ गर्म। लेकिन आज हम उस चीज के बारे में मालूम करने जा रहे हैं जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। आज हम पता करेंगे कि फ्रिज चीजों को ठंडा कैसे करता है। हाउ डज अ फ्रिज वर्क? हमारी अपनी केटो के साथ। चलो चले। वेरी गुड माय साइंटिस्ट फ्रेंड्स। रेफ्रिजरेटर में आपका इंटरेस्ट आइसक्रीम तक खत्म नहीं होता, ये जानकर मैं काफी इम्प्रेस हुई। वैसे फ्रिज के काम करने का राज छुपा है हमारे हाथों में। अच्छा देखो, हाथ लेकर अपने मुंह के सामने लाओ और अब जोर से सांस छोड़ो। कैसा लगा? सांस तो एकदम गर्म थी। अब पहले से कुछ अलग करते हैं। इस बारी मुंह को बिल्कुल छोटा करके सांस छोड़ो, इस तरह। कैसा लगा? अरे सांस तो बिल्कुल ठंडी थी। ऐसा ही होता है। इसी तरह काम करता है हमारा फ्रिज। होठ सिकोड़ने से अंदर की हवा पर दबाव बढ़ जाता है, वो कंप्रेस हो जाती है, लेकिन मुंह के बाहर आते ही वो बहुत तेजी से फैलती है। इस एक्सपेंशन से उसकी ऊर्जा अचानक कम होती है और वो ठंडी पड़ जाती है। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है रेफ्रिजरेटर। फ्रिज का कंप्रेसर पीछे लगे पाइप्स में लगातार चलने वाले कूलेंट पर दबाव बढ़ाता है, उसे छोटे छोटे छेदों में से होकर पाइप्स में धकेलता है। प्रेशर अचानक कम होने से कूलेंट बर्फ जितना ठंडा पड़ जाता है और लिक्विड में बदल जाता है। ये ठंडा लिक्विड फ्रिज के अंदर की गर्मी को अपने में लेते हुए एक बार फिर पहुंचता है कंप्रेसर तक और अब वो एक गैस में बदल चुका होता है। ये साइकिल लगातार चलती रहती है। फ्रिज के अंदर की गर्मी बाहर और फ्रिज के अंदर रखा सामान बिल्कुल ठंडा। साइंस हमारे चारों तरफ है, फिर चाहे वो छोटी छोटी चीजों में हो या बड़ी बड़ी मशीनों में। अपने चारों ओर छुपी साइंस को पहचानिए, समझने की कोशिश कीजिए। अरे किट किट तू कहाँ है? कहाँ गया भाई? हाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पर तेरी आवाज तो आ रही है, मगर धीमे धीमे। कहाँ है? अरे कहीं फ्रिज में तो नहीं फंस गया? अरे लो, तू तो जम गया ना आइसक्रीम खाने के चक्कर में। अरे गरम हो जा, गरम। अरे क्या हो गया तुम्हें? जिंदा तो है ना? चलो जब तक ये नॉर्मल हो जाए आप जरा देखिए पिट पिट की ये बात। आज हंस लो, कल सबको ये पहनना पड़ेगा। वो क्यों? मनुष्य ने पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि हवा, पानी, खुराक जैसी जीवन की अति महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को भी प्रदूषण के सांप ने डस लिया है। तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, बढ़ते वाहन व्यवहार की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली वायु के कारण ओजोन का सुरक्षा आवरण यानी ओजोन लेयर भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो रही है।
वर्षा वनों के कटाव से अनेक जीवों का अस्तित्व लुप्त यानी एक्सटिंक्शन होने के कगार पर आ गया है। फैक्ट्रियों का दूषित जल, इंसानों का मल, पेस्टिसाइड्स, ये सब हमारे पेयजल को दूषित कर रहे हैं। समुद्र में बहा देने वाला तेल भी अत्यंत खतरनाक है। रासायनिक खाद का विवेकहीन उपयोग हमारे खाद्य पदार्थों को विषैला कर रहा है। इस वजह से उपजाऊ भूमि बंजर होने लगी है। लेकिन इसे रोकने का कोई उपाय है। संरक्षण, पानी, जमीन, हवा, ऊर्जा, खनिज, इन सब का सही मात्रा में उपयोग करके इसके दुरुपयोग को रोकना होगा। रिन्यूएबल स्रोत जैसे कि वन, घास भूमि या ग्रासलैंड्स, वन्य जीवन, सूर्य शक्ति, हवा आदि, इनका संरक्षण करके उन्हें बचाया एवं बढ़ाया भी जा सकता है। यानी वर्षा वनों को कटने से बचाएं, ज्यादा वृक्ष लगाएं। हाँ दोस्तों, तभी हम औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को स्वस्थ रूप से संतुलित कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगानी चाहिए। I mean, just because हम एक्सपेरिमेंट्स करते इसका मतलब थोड़ी कि हम नेचर को भूलें।